जैव उपचार सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचार बायो रेमिडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल व मृदा आदि को साफ करने में होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी सिद्ध होता है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैवोपचार इन सीटू बायो रेमिडिएशन कहा जाता है तथा यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैवोपचार एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जैवोपचार तकनीकी, पहली है इन सीटू स्वस्थानीय और दूसरी है बाह्य स्थानीय एक्स सीटू। तो पहली देखते हैं इन सीटू में कौन कौन सी है। बायो वेंटिंग जब संदूषक गहराई में हो तो कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। दूसरा है जैव छिड़काव बायोस्पार्जिंग, भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो ये होता है बायोस्पार्जिंग। बायोस्टिमुलेशन पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग। जैव संवर्धन बायो ऑगमेंटेशन अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना। अब देखते हैं एक्स-C2 में बाहरी स्थानों में कंपोस्टिंग में है कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना। कंपोस्टिंग लैंड फार्मिंग के अंतर्गत है मृदा को खोद कर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई की जाती है जिससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। बायोपाइल्स लैंड फार्मिंग व कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में प्रयोग होता है। बायोरिएक्टर नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार। तो ये था विभिन्न प्रकार के जैवोपचार तकनीकी। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी जैवोपचार के कई तरीके हैं जिनमें फाइटोरेमेडिएशन प्रदूषकों को पादपों की मदद से हटाना, फाइटोनिष्कर्षण फाइटो एक्सट्रैक्शन प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना, फाइटोस्टेबलाइजेशन फाइटोट्रांसफॉर्मेशन व ऑयल जैपर तकनीकी शामिल हैं। ऑयल जैपर जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीकी है। यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है जिसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया है। अगस्त 2010 में मुंबई के तटीय क्षेत्र में MV खलीजिया और MSC चित्रा नामक पोतों की टक्कर में बिखरे तेल को साफ करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ध्यातव्य है कि ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है जिसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको हानि रहित CO2 एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न जैव उपचारण बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण बायो रेमिडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैवोपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल व मृदा आदि को साफ करने में होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 2
प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायोरेमेडिएशन तकनीकी के कौन से लाभ हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी है। पहला सही है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। यह गलत है। तीसरा, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही होने के नाते ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैवोपचारण बायोरेमेडिएशन कहलाती है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी है, परंतु कई प्रकार की भारी धातुओं से युक्त प्रदूषकों को जैवोपचारण विधि द्वारा नहीं उपचारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैडमियम, लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित नहीं किया जा सकता है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणतः सुपरबग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी द्वारा निर्मित किया गया है, समुद्र में फैले तेलीय पंख ऑयल स्पिल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ऑयल ज़ैपर समाचारों में था, यह क्या है? यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन। ऑयल जेपर जीवाणु आधारित जैव उपचार बायोरेमेडिएशन तकनीक है। यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, जिसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया है। अगस्त 2010 में मुंबई के तटीय क्षेत्र में MV खलीजिया और MSC चित्रा नामक पोतों की टक्कर में बिखरे तेल को साफ करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ध्यातव्य है कि ऑयल जेपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको हानि रहित CO2 एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं। यूरो मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। ध्यातव्य है कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती हैं। इन गैसों व कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है, उसे यूरो मानक कहते हैं। ध्यातव्य है कि यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो 1 मानक तथा 1996 में यूरो 2 मानक लागू किया गया था। यूरो 1 मानक तथा यूरो 2 मानक से अधिक उदार है। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए गठित माशेलकर समिति ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी। ध्यातव्य है कि स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले सीधे यूरो 6 को अपना सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नई दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया था। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2017 से BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हो सकेगा जिनमें BS6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, जो यूरोप में स्वचालित वाहनों पर लागू किए जाते हैं।
वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सभी हाइड्रोकार्बन THC, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन NMHC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा निलंबित धूल कण SPM संबंधी उत्सर्जनों पर कारों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, लॉरियों और इनसे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर सभी उत्सर्जनों पर यह नियम लागू होते हैं। ध्यातव्य है कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती हैं। इन गैसों व कणिकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। ध्यातव्य है कि यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो फर्स्ट मानक, वर्ष 1996 में यूरो सेकंड मानक लागू कर दिया गया था। यूरो फर्स्ट मानक तथा यूरो सेकंड मानक से अधिक उदार है। क्वेश्चन नंबर 2, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन ए 0.05% या इससे भी कम। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक हैं जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सभी हाइड्रोकार्बन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित धूल कण संबंधी उत्सर्जन पर कारों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, लॉरियों और इनसे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं। प्रदूषण एवं रोग। प्रदूषण से मानव व पेड़ पौधों दोनों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मानव जनित प्रदूषण भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है। स्वचालित वाहन वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड शीशे का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है। यह रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों का मूल कारण बनता है। ध्यातव्य है कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियों व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। वहीं दूसरी ओर पारा मरकरी युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। पारा या मरकरी युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल मरकरी में बदल जाता है। इससे बहरापन, आँखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन तथा होंठ, जीभ, कई अंगों में शून्यता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ध्यातव्य है कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयाँ एवं पेंट हैं। घरों में पुताइयों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई अन्य चीज़ों के संपर्क में आने आदि से लोग शीशे के संपर्क में आ जाते हैं। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है।
पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक एवं कॉपर को गलाने वाली इकाइयाँ आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। लिपस्टिक, मोम, तेल प्रतिऑक्सीकारक तथा प्रशामक, एमोलिएंट इत्यादि से युक्त होती है। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर IQ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल BVO एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज़ फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है। इसकी धूल से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं का प्रतिस्थापित करके और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो सकता है और फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि सीसा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चारों ही शामिल हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिंटरिंग मशीनों, कोक ओवन तथा भट्टियों से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। एफाल्टॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफाल्टॉक्सिन मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा उत्पन्न होता है। एस्परजिलस फ्लेवर्स प्राय मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों एवं संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसरजनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक हैं। यह अधिक ऊष्मा से खाना पकाने से भी नष्ट नहीं होते हैं। पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफ़ी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले ये यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इनमें मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि नैनो कण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु को संदूषित कर सकते हैं। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला में नैनो पदार्थ यदि जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला के घटक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जिंक ऑक्साइड तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कण पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हों कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें। प्राय 5 माइक्रोन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिक झिल्ली नज़ल मेम्ब्रेन द्वारा रोके नहीं जा सकते, नासिका झिल्ली द्वारा। परिणामस्वरूप यह श्वसन द्वारा फेफड़े में
पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं, जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा वे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, स्वचालित वाहन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड शीशे का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, प्रगलन इकाइयाँ। तीसरा, पेंट। पहला और तीसरा है ऑप्शंस। पहला और तीसरा आप ऑप्शन बी में केवल दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, दिए गए विकल्पों में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाला स्रोत प्रगलन इकाइयाँ एवं पेंट हैं। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई अन्य चीज़ों के संपर्क में आने आदि से लोग शीशे के संपर्क में आ जाते हैं। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक कॉपर को गलाने वाली इकाइयाँ आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मिनीमाता बीमारी सही है। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, यह भी सही है। आगे देखते हैं। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। फ्लोराइड अपच ये गलत है, ये दांतों के लिए है। ऑप्शन डी आपके लिए उत्तर होगा। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, होती है। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण इनेमल प्रभावित होता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे युग्म हैं सामान्यतः प्रयुक्त उपभोक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। तो यहाँ पे हमें इनमें मैच करना है। इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। शीतल पेय ब्रोमीनित वनस्पति तेल पाया जाता है। चाइनीज़ फास्ट फूड्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन, लिपस्टिक मोम तेल प्रतिऑक्सीकारक तथा प्रशामक एमोलिएंट इत्यादि से युक्त होती है। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर IQ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल BVO एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है, जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज़ फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः सभी युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी सूचियाँ दी हुई हैं और सूचियों को मिलाना है। वायु प्रदूषक और उनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पे एस्बेस्टर जो धूल है वो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। सीसा जो है वो मस्तिष्क के लिए है। पारा जो है वो उदर के लिए है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धाराओं के लिए है। तो ये आप इसको मैच करा लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एस्बेस्टर जहरीला पदार्थ है। इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त के हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित करके और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो सकता है और फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होते हैं। धूल कण से स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही सही हैं, आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा और आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। धूल कण से स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं, जबकि सीसा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चारों के चारों ही मुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों ही शामिल हैं। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिंटरिंग मशीनों, कोक ओवन, भट्टियों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो ये है फफूंदी, ऑप्शन सी। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः एस्परजिल्स फ्लैप्स द्वारा उत्पन्न होता है। एस्परजिल्स फ्लैप्स प्राय मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों व संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसरजनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक हैं। यह अधिक ऊष्मा से खाना पकाने से भी नष्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? पहला, उनमें पर्यावरण से निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है, सही है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफ़ी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से यह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनमें मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों, ब्रोमिनाइटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स को चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम, 5 माइक्रोन से कम, ऑप्शन डी। श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हों कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें। प्राय 5 माइक्रोन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते और परिणामस्वरूप यह श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं और वे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? वे पर्यावरण से संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के
उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। नैनोकण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा, वायु को संदूषित कर सकते हैं, अतः कथन एक सत्य है। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला में नैनो पदार्थ यदि जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला के घटक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, अतः कथन दो भी सत्य है। जिंक ऑक्साइड तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनोकण पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, अतः कथन तीन भी सही। प्रदूषण विविध। उल्लेखनीय है कि एस्बेस्टर फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे फेफड़ों, लंग्स से संबंधित बीमारियां होती हैं। इससे मेसोथेलियोमा नामक कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एस्बेस्टर, डीडीटी एवं प्लास्टिक प्रदूषण के ऐसे कारक हैं जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित होता है। ला लीना वे मौसमी कारक हैं जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देती हैं। कौन सी? ला लीना। और एक एल नीनो होती है। इनके कारण ही जनवरी 2012 में उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीकी ताप अपघटन, पायरोलिसिस तथा प्लाज्मा गैसीकरण, प्लाज्मा गैसिफिकेशन है। प्लाज्मा के तापीय रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीकी प्लाज्मा पायरोलिसिस कहलाती है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीकी में 704 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को गैस H2CO, CO2, CH4 में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा इन गैसों का ऊर्जा के रूप में उपभोग भी किया जा सकता है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सल्फर के ऑक्साइडों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायुजनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई ऐश, कालिख इत्यादि का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन मिश्रित सपिंडित प्राकृतिक गैस HCNG CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। CNG की तुलना में HCNG के प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती है, तथापि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन एलिमिनेशन नहीं होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बसों में HCNG ईंधन के रूप में CNG में 18 से 20% 5वें भाग तक का हाइड्रोजन मिलाए जाने, जो कि HCNG के लिए आदर्श मिश्रण है, को स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि CNG की तुलना में HCNG अभी तक उपलब्ध उत्पादन तकनीकों के आधार पर अपेक्षाकृत कुछ महंगी है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो ये है मल, ना कि एस्बेस्टस, प्लास्टिक और DDT। ऑप्शन है डी। एक्सप्लेनेशन। एस्बेस्टर, DDT, प्लास्टिक ऐसे प्रदूषक कारक हैं जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होते, जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? तो ये करंट का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ला नीना था। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। ला नीना वे मौसमी कारक हैं जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देती हैं। इनके कारण ही जनवरी 2012 में उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये था आर्जीमोन के बीज। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में
पाई जाने वाली पोस्ती की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉपसी नामक बीमारी फैल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो यह है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए। ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीकी ताप अपघटन, पायरोलिसिस तथा प्लाज्मा गैसीकरण, प्लाज्मा गैसिफिकेशन है। प्लाज्मा के तापीय रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीकी प्लाज्मा पायरोलिसिस कहलाती है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीकी में 704 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को गैस H2CO, CO2, CH4 में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा इन गैसों का ऊर्जा के रूप में उपभोग भी किया जा सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं क्या है इसमें। उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होते हैं? तो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायुजनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई ऐश, कालिक इत्यादि का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे घटना दी हुई है और यहाँ पे यौगिक दिए हुए हैं। आइए देखते हैं इसे। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन तो ये करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण तो ये CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप एक बार इसे मैच कर लीजिएगा यहाँ पे और देख लीजिएगा कि कौन सा मैच है। ऑप्शन सी बता रहा है सही। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? तो ये था ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, ऑप्शन सी। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के तहत विस्तारित उत्पाद दायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रारंभ किया गया था। EPR वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरणीय दायित्व है जिसके तहत उन्हें ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन और निपटान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2018 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 को अधिसूचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ऑप्शन ए। R2 का अर्थ रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग है। सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल SERE सेरी द्वारा निर्मित यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के अंगीकरण को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है।
सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, गलत है। तो दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी उसके हिसाब से आपका सही होगा, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस एचसीएनजी सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी की तुलना में एचसीएनजी के प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती है। तथापि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन एलिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन कमी आती है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बसों में एचसीएनजी ईंधन के रूप में सीएनजी में 18 से 20% पाँचवें भाग तक हाइड्रोजन मिलाए जाने की, जो कि एचसीएनजी के लिए आदर्श मिश्रण है, को स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कथन 3 सही है। प्रश्नगत कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि सीएनजी की तुलना में एचसीएनजी अभी तक उपलब्ध उत्पादन तकनीकों के आधार पर अपेक्षाकृत कुछ महंगी